पाकिस्तान की एक सुनसान और खामोश सड़क पर रात के घने अंधेरे में एक आदमी बदहवास होकर भाग रहा था। उसकी सांसें पूरी तरह फूली हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार फौजी ट्रक आई। एक जोरदार टक्कर हुई और वह आदमी वहीं पर कुचला गया। लेकिन उस ट्रक के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ किसी खूंखार क्रिमिनल के नहीं बल्कि एक नाजुक सी लड़की के थे, और जिसे उसने मारा था वह कोई दुश्मन मुल्क का सिपाही नहीं बल्कि उसी के ससुराल का सबसे वफादार पुराना नौकर था। यह लड़की कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं थी, यह थी भारत की बेटी, एक खुफिया रॉ एजेंट जो पाकिस्तानी आर्मी के एक बड़े ब्रिगेडियर के घर में उनकी बहू बनकर रह रही थी। यह एक ऐसी अनकही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जिसमें एक मासूम लड़की ने अपने देश के लिए एक पाकिस्तानी फौजी अफसर से शादी की और फिर दुश्मन के सीने पर बैठकर भारत की जीत की इबारत लिखी। साल 1971 का वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के घने बादल मंडरा रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां पाकिस्तानी फौज मासूमों का कत्लेआम कर रही थी। इसी बीच कश्मीर में एक बहुत बड़े और रसूखदार बिजनेसमैन रहा करते थे जिनका नाम था हिदायत खान। उनका ड्राई फ्रूट्स और कारपेट्स का एक बहुत बड़ा कारोबार था जो भारत से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ था। हिदायत खान का रुतबा ऐसा था कि पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े जनरल्स उन्हें अपना करीबी दोस्त मानते थे और उनके लिए हिदायत एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। लेकिन असल में हिदायत खान भारत की सरकार के लिए एक बेहद अहम एसेट थे जो सालों से अपनी जान पर खेलकर भारत को दुश्मनों की एक एक खुफिया खबर दे रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जंग बस शुरू होने ही वाली थी कि हिदायत खान को एक ऐसी मनहूस खबर मिली जिसने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें टर्मिनल लंग कैंसर है और उनके पास वक्त बहुत कम है। हिदायत खान को अपनी मौत का कोई खौफ नहीं था, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा डर इस बात का था कि उनके जाने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो खुफिया नेटवर्क उन्होंने सालों की कड़ी मेहनत से बनाया था वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और वो भी एक ऐसे नाजुक वक्त पर जब भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक दिन श्रीनगर के एक अस्पताल के कमरे में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते हुए हिदायत खान ने अपनी जवान बेटी समायरा को अपने पास बुलाया। कमजोर और कांपती हुई आवाज में हिदायत ने कहा कि समायरा, मेरी तरफ देखो। समायरा की आंखों में आंसू भरे थे। उसने रोते हुए कहा कि अब्बू, आप ठीक हो जाएंगे, हम दिल्ली चलेंगे जहां बड़े डॉक्टर्स हैं। लेकिन हिदायत ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ा और कहा कि नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क के पास भी वक्त नहीं है। हिदायत ने अपनी बेटी से एक ऐसी मांग कर दी जो किसी भी पिता के लिए करना लगभग नामुमकिन होता है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम वो करो जो मैं अब नहीं कर सकता। हिदायत ने बताया कि उनका दोस्त, जो पाकिस्तानी आर्मी में एक ब्रिगेडियर है, वो अपने बेटे कैप्टन इकबाल के लिए समायरा का हाथ मांग रहा है। हिदायत ने अपनी बेटी की आंखों में देखते हुए कहा कि अगर तुम उस पाकिस्तानी अफसर से शादी कर लेती हो तो तुम सीधा दुश्मन के घर में होगी और वहां से तुम वो सब जान पाओगी जो हमारी भारतीय फौज को बचाने के लिए जरूरी है। यह सुनकर एक पल के लिए समायरा कांप उठी। उसने घबराते हुए कहा कि अब्बू, मैं तो कॉलेज जाती हूं, मुझे यह सब जासूसी नहीं आती और अभिनव से मेरी सगाई हो चुकी है। हिदायत खान ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटा, आज भारत मां को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन अगर तुमने मना कर दिया तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। उस पल समायरा के दिमाग में एक भयानक तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका प्यार, उसकी पढ़ाई और एक आरामदायक जीवन था, तो दूसरी तरफ उसके मरते हुए पिता की आखिरी ख्वाहिश और उसके देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन उस लड़की ने अपने देश और अपने पिता की आखिरी इच्छा के लिए अपनी सारी खुशियों की बलि देने का एक ऐतिहासिक फैसला कर लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पिता से कहा कि मैं तैयार हूं अब्बू, मैं जाऊंगी। बस यही वो लम्हा था जब एक मासूम कॉलेज की लड़की हमेशा के लिए मर गई और एक जांबाज जासूस का जन्म हुआ। समायरा के इस फैसले के तुरंत बाद उसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के हवाले कर दिया गया। आमतौर पर किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर को पूरी तरह से ट्रेन करने में कई सालों का लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन समायरा के पास सालों का वक्त नहीं था, क्योंकि जंग बिल्कुल सिर पर आ चुकी थी। उसके पास सिर्फ कुछ हफ्तों का ही समय था। रॉ के ऑफिसर्स ने उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू किया,
यह ट्रेनिंग शारीरिक से कहीं ज्यादा मानसिक थी। उसे मोर्स कोड सिखाया गया ताकि वह खुफिया संदेश भेज सके, और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब समायरा की शादी कैप्टन इकबाल सैयद से हो गई। अब वो भारत की समायरा खान नहीं थी, बल्कि वो बन चुकी थी बेगम समायरा इकबाल सैयद, जो रावलपिंडी पाकिस्तान में एक फौजी अफसर की बीवी थी। समायरा अब सीधे ब्रिगेडियर सैयद के घर में थी, जो पाकिस्तानी फौज का एक बहुत बड़ा ठिकाना था। यहां हर रोज पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स और ऑफिसर्स आते थे। यहीं पर भारत के खिलाफ जंग की सारी प्लानिंग होती थी और भारत को बर्बाद करने की रणनीतियां बनाई जाती थीं। समायरा ने उस घर में कदम रखते ही अपने आप को एक आदर्श पाकिस्तानी बहू के रूप में ढाल लिया। वो सुबह सबसे जल्दी उठती, सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाती और अपनी सास ससुर की पूरी सेवा करती। उसका पति कैप्टन इकबाल एक बहुत ही शरीफ इंसान था, जो सच में समायरा से प्यार करने लगा था और उसकी बहुत परवाह करता था। लेकिन समायरा के जहन में सिर्फ क्यू मिशन था। उसने अपने कमरे के बाथरूम में एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर बहुत ही चालाकी से छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन सिर्फ रेडियो होना ही काफी नहीं था। रेडियो वेव्स को भारत तक पहुंचने के लिए एक एंटीना की जरूरत होती है। समायरा अपने बाथरूम में छुपकर एक कॉपर वायर तांबे के तार को खिड़की से बाहर निकालती थी और उसे एंटीना की तरह इस्तेमाल करती थी। वो बाथरूम के अंदर नल चलाकर ट्रांसमीटर का यूज करती और मॉर्स कोड के जरिए, जिसमें हर लेटर के लिए एक छोटी या लंबी बीप साउंड होती है, एक टैपिंग की का इस्तेमाल करके भारत तक सारी खुफिया खबरें पहुंचाती थी। समायरा की पहुंच सिर्फ ब्रिगेडियर सैयद के घर तक ही सीमित नहीं थी। वो पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याहिया खान के पोते पोतियों को भी पढ़ाने जाती थी। वहां भी वो अपनी आंखें और कान खुले रखती थी। वो बहुत छोटी छोटी मगर अहम बातें नोट करती, जैसे कौन सी पाकिस्तानी बटालियन कहां जा रही है, फौजी ऑफिसर्स की छुट्टियां अचानक क्यों कैंसिल हो रही हैं, और रावलपिंडी में इतनी हलचल क्यों मची है। समायरा ये हर एक खबर भारत के रोहतक शहर भेज रही थी। उसके भेजे गए कोड्स ने ही भारत को यह बताया था कि पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पर नहीं, बल्कि ईस्ट फ्रंट पर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। नवंबर 1971 का महीना आ चुका था और जंग बस शुरू होने ही वाली थी। ब्रिगेडियर सैयद और उनका बेटा इकबाल अक्सर देर रात तक मैप्स और मिलिट्री फाइल्स के साथ बिजी रहते थे। एक रात समायरा ने मौका पाकर ब्रिगेडियर के स्टडी रूम में चुपके से कदम रखा। वहां टेबल पर कुछ टॉप सीक्रेट फाइल्स पड़ी हुई थीं। उसने धड़कते दिल के साथ जल्दी जल्दी फाइल खोली और उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर समायरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस फाइल में पाकिस्तान नेवी की सबसे खतरनाक सबमरीन पीएनएस गाजी का जिक्र था और उसके निशाने पर था भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। पाकिस्तान का प्लान बिल्कुल साफ और खौफनाक था। गाजी को कराची पोर्ट से निकालकर खामोशी से बे ऑफ बंगाल में भेजा जा रहा था और उसका मकसद था विशाखापट्टनम पोर्ट के बाहर समंदर में माइंस बिछाना और विक्रांत के बाहर आने का इंतजार करना। जैसे ही विक्रांत पोर्ट से बाहर निकलता, गाजी उसे हमेशा के लिए तबाह कर देती। अगर उस दिन विक्रांत समंदर में डूब जाता तो ईस्ट पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने का भारत का पूरा प्लान हमेशा के लिए फेल हो जाता। समायरा जानती थी कि यह खबर किसी भी कीमत पर तुरंत भारत पहुंचनी चाहिए। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना वो सारे कोऑर्डिनेट्स, वो डेट्स और गाजी का पूरा रूट अपने दिमाग में याद कर लिया और वापस बाथरूम में जाकर ट्रांसमीटर से यह पूरा मैसेज भारत भेज दिया। उधर भारत में जब रॉ और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स ने यह इंटेलिजेंस सुनी तो उनके भी होश उड़ गए। उन्हें इस बात का शक तो था कि पाकिस्तान कुछ करेगा, लेकिन इतनी स्पेसिफिक और सटीक जानकारी मिलना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। समायरा की इसी खुफिया इंफॉर्मेशन की वजह से इंडियन नेवी ने एक ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक खेला। इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा डिकॉय छलावा प्लान किया। उन्होंने आईएनएस विक्रांत को विशाखापट्टनम से पूरी तरह हटाकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ले जाकर छुपा दिया, जो गाजी की रेंज से बहुत दूर था। लेकिन पाकिस्तान को यह यकीन दिलाना जरूरी था कि विक्रांत अभी भी विशाखापट्टनम में ही है। इसलिए नेवी ने विशाखापट्टनम पोर्ट से जानबूझकर ढेर सारे रेडियो सिग्नल्स भेजने शुरू किए, जिससे ऐसा लगे कि विक्रांत का पूरा क्रू वहीं है। यहां तक कि वहां के लोकल मार्केट्स में हजारों अंडे और मीट का ऑर्डर दिया गया।
ताकि वहां छुपे हुए पाकिस्तानी जासूसों को यह लगे कि इतने बड़े जहाज के क्रू के लिए राशन जा रहा है, मतलब विक्रांत वहीं मौजूद है। पीएनएस गाजी पूरी तरह से इस जाल में फंस गई। वो विशाखापट्टनम पहुंची और अपने शिकार का इंतजार करती रही, लेकिन उसका शिकार वहां था ही नहीं। 3 दिसंबर 1971 की रात के करीब 12 बज रहे थे। ऊपर समंदर की सतह पर आईएनएस राजपूत नाम का एक पुराना डिस्ट्रॉयर जहाज पोर्ट से बाहर निकल रहा था, जिसके कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्र सिंह थे। कैप्टन इंद्र सिंह को पानी के नीचे कुछ हलचल महसूस हुई और उनके सोनार पर एक भारी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ। कैप्टन ने तुरंत ऑर्डर दिया और पानी में डेप्थ चार्जेस गिराए गए। डेप्थ चार्जेस वो बॉम्ब होते हैं जो समंदर में एक फिक्स्ड डेप्थ पर जाकर फट जाते हैं। आईएनएस राजपूत ने 2 डेप्थ चार्जेस फेंके और तेजी से वहां से आगे बढ़ गया। कुछ ही सेकंड्स के बाद समंदर की गहराइयों में एक भयंकर धमाका हुआ और पानी की एक ऊंची दीवार आसमान की तरफ खड़ी हो गई। यह धमाका सिर्फ डेप्थ चार्ज का नहीं था, बल्कि यह धमाका गाजी के अंदर रखे हुए टॉर्पीडो और माइंस के फटने का था, जो डेप्थ चार्ज के शॉक वेव से ट्रिगर हो गए थे। एक बहुत बड़ा इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ और पीएनएस गाजी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके 93 क्रू मेंबर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। भले ही पाकिस्तान आज तक यह मानने को तैयार नहीं है कि उनकी सबमरीन को किसी ने मारा है। उनका झूठा दावा यही है कि गाजी अपने ही बिछाए हुए माइंस के जाल में फंस गई थी, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। गाजी के डूबते ही बे ऑफ बंगाल पर भारत का पूरी तरह राज हो गया और आईएनएस विक्रांत, जो अभी तक छुपा हुआ था, वो समंदर में बाहर निकला और उसने ईस्ट पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया। अगर समायरा ने अपनी जान दांव पर लगाकर वक्त रहते खबर नहीं दी होती, तो उस रात शायद विक्रांत पर भयानक हमला होता और 1971 की जंग का अंजाम कुछ और ही होता। लेकिन समायरा के लिए मुसीबतें अब शुरू होने वाली थीं। ब्रिगेडियर सैयद के घर में एक पुराना नौकर था जिसका नाम अब्दुल था। वो सालों से सैयद परिवार की पूरी वफादारी से सेवा करता रहा और उसकी नजरें किसी बाज की तरह तेज थीं। उसे धीरे धीरे समायरा के हाव भाव पर शक होने लगा था। उसने नोटिस किया कि समायरा अक्सर घर में अकेले रहकर कुछ करती है और कमरा अंदर से बंद रखती है। एक शाम जब घर में कोई भी नहीं था और समायरा अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, तो अब्दुल ने मौका पाकर उसके बाथरूम का दरवाजा खोला। वहां उसने टाइल्स के पीछे छुपा हुआ वो तांबे के तारों का जाल और वो रेडियो ट्रांसमीटर देख लिया। अब्दुल तुरंत समझ गया कि यह कोई बेगम नहीं, यह तो हिंदुस्तान की जासूस है। वो तेजी से घर से बाहर निकला और ब्रिगेडियर के ऑफिस की तरफ पैदल ही भाग पड़ा ताकि उन्हें सारी सच्चाई बता सके। ऊपर खिड़की से समायरा ने अब्दुल को भागते हुए देख लिया था। उसे याद आया कि वो जल्दबाजी में ट्रांसमीटर बाथरूम में ही खुला छोड़ आई है और उसे तुरंत समझ आ गया कि अब्दुल को सब कुछ पता चल चुका है। समायरा के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने पोर्च में खड़ी हुई एक फौजी ट्रक को देखा। वो बिना एक पल गवाए उसमें बैठ गई, इंजन स्टार्ट किया और सीधे ट्रक को अब्दुल की तरफ दौड़ा दिया जो सड़क पर भाग रहा था। समायरा ने उसे उसी ट्रक से बेरहमी से कुचल दिया और अब्दुल वहीं मर गया। समायरा वापस अपने कमरे में आई और बाथरूम में शावर के नीचे घंटों बैठी रही। जासूसी की क्रूर दुनिया में इसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं, लेकिन समायरा के लिए यह एक कत्ल था, एक मर्डर था जिसने उसकी रूह को झकझोर दिया था। मगर उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। इकबाल का एक बड़ा भाई था, मेजर महबूब, जो पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करता था। उसे घर के पुराने नौकर अब्दुल की मौत पर शक हो गया। वैसे तो अब्दुल की मौत को सभी ने एक आम एक्सीडेंट मान लिया था, लेकिन मेजर महबूब ने हार नहीं मानी। वो गहराई से इन्वेस्टिगेट करने लगा, कड़ियां जोड़ने लगा और धीरे धीरे वो उस खौफनाक सच के बिल्कुल करीब पहुंच रहा था। समायरा को इस बात का पूरा एहसास हो गया था कि मेजर महबूब बहुत जल्द सब कुछ जान जाएगा और फिर वह जिंदा नहीं बचेगी। अब समायरा के पास अपनी जान और अपने देश के राज बचाने का कोई और चारा नहीं बचा था। एक दोपहर जब मेजर महबूब घर में अकेला था और अपनी चाय पी रहा था, समायरा ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने महबूब की चाय में राइसिन नाम का एक बेहद खतरनाक जहर मिला दिया। यह एक ऐसा जहर था जो शरीर में जाकर हार्ट अटैक जैसा असर करता है, ताकि किसी को कोई भी शक ना हो कि यह एक कत्ल है। महबूब ने जैसे ही वो चाय पी, कुछ ही पलों में उसका दम घुटने लगा। वो अपने गले को पकड़कर तड़पने लगा।
और समायरा वहीं खड़ी उसे मौत के मुंह में जाते हुए देख रही थी। महबूब की आंखें समायरा को देख रही थीं। उसकी आंखों में हैरानी और एक भयानक धोखा था। कुछ ही पलों में महबूब भी मर चुका था और पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने भी इसे एक आम हार्ट अटैक ही बताया। दिसंबर का महीना अब खत्म होने वाला था। जंग अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी थी और इस सब के बीच समायरा प्रेग्नेंट थी। वो कैप्टन इकबाल के बच्चे की मां बनने वाली थी। यह खबर किसी भी आम औरत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती, लेकिन समायरा के लिए यह एक नई और भयानक उलझन थी। वो दुश्मन के बच्चे को अपनी कोख में पाल रही थी। इसी बीच रॉ को यह खुफिया खबर मिल गई कि समायरा का कवर अब किसी भी वक्त ब्लो हो सकता है, क्योंकि महबूब की मौत के बाद पूरे परिवार में शक की सुई घूमने लगी थी। उसे वहां से तुरंत निकालना बहुत जरूरी था। इस बात को बड़ा बीस करते हुए रॉ ने समायरा का एक फुल प्रूफ एक्सट्रैक्शन प्लान बनाया। एक सुबह समायरा ने हमेशा हमेशा के लिए उस सैयद परिवार का घर छोड़ दिया। वो बाजार जाने के नाम पर घर से बाहर निकली, जहां बाहर रॉ के अंडरकवर एजेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। वो अपने पति इकबाल को बिना कुछ बताए, बिना उसे आखिरी बार अलविदा कहे, वहां से हमेशा के लिए निकल गई। और जब वो भारत लौटी तो जैसे ही उसके पैरों ने हिंदुस्तान की पवित्र मिट्टी को छुआ, उसने वहीं घुटने टेके और अपने देश की जमीन को चूमा। उस वक्त उसके चेहरे पे आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक फक्र था, एक गर्व था। उसने अपना वादा निभाया था। उसने अपने मरते हुए पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी की थी और अपने देश की रक्षा की थी। लेकिन पाकिस्तान से जाते जाते वो अपने पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छोड़ गई थी जिसने पूरे सैयद परिवार की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। जब ब्रिगेडियर सैयद और कैप्टन इकबाल को यह पता चला कि उनकी बहू समायरा असल में भारत की जासूस थी, तो ब्रिगेडियर सैयद ने अपने बेटे से कहा कि हमने एक सांप को दूध पिलाया इकबाल, हमने अपने ही घर में अपने सबसे बड़े दुश्मन को पनाह दी। इकबाल अंदर से पूरी तरह टूट गया और रोते हुए बोला कि जिसे मैंने अपना दिल दिया उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। भारत लौटने के बाद समायरा को कोई जश्न नहीं मिला, बल्कि वह एक गहरे डिप्रेशन में चली गई। वो रात भर सो नहीं पाती थी। वफादार अब्दुल का चेहरा, मेजर महबूब की तड़पती हुई मौत और अपने पति इकबाल का वो धोखा खाया हुआ चेहरा उसे सोने नहीं देता था। उसके पिता की भी मौत हो चुकी थी और वो अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसके पास करोड़ों की दौलत थी, लेकिन उसने वो सब कुछ ठुकरा दिया। समायरा ने फैसला किया कि वह अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सिर्फ प्रायश्चित में बिताएगी। वो पंजाब के मलेरकोटला शहर चली गई। मलेरकोटला वही जगह थी जहां उस बेगुनाह अब्दुल का परिवार रहता था, जिसे उसने ट्रक से कुचला था। समायरा वहां रहकर उसने अपनी असली पहचान दुनिया से छुपा ली। किसी को भी नहीं पता था कि यह साधारण सी दिखने वाली औरत जो रोज गरीब बच्चों को पढ़ाती है, असल में भारत की सबसे बड़ी और सबसे बहादुर जासूस है। समायरा का पुराना प्रेमी अभिनव अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। अभिनव ने उसे अपनाया, उसके हालात को समझा, लेकिन समायरा ने अपने दर्द और गिल्ट की वजह से उससे शादी करने से मना कर दिया। समायरा ने एक लड़के को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम रखा गया समर खान। बड़ा होकर उसी समर खान ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की और सालों तक देश की सेवा की और बाद में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर अपनी मां के पास मलेरकोटला आ गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का पता दुनिया को शायद कभी नहीं चलता। अगर 1999 की कारगिल जंग के दौरान हरिंदर सिक्का नाम के एक नेवल ऑफिसर की मुलाकात समर खान से ना होती। हरिंदर सिक्का उस वक्त भारत के इंटेलिजेंस फेलियर से बहुत गुस्से में थे और किसी को गद्दार कह रहे थे। तब समर ने उन्हें रोका और कहा कि हर कोई गद्दार नहीं होता साहब, मेरी मां गद्दार नहीं थी। बस वहीं से उस किताब की नींव पड़ी जिसे दुनिया कॉलिंग समायरा के नाम से जानती है। हरिंदर सिक्का ने पूरे 8 साल लगाए समायरा को ढूंढने में और उनके भरोसे को जीतने में। जब वो समायरा से मिले तो उन्होंने देखा कि वह आज भी अंधेरे में रहना पसंद करती है। समायरा ने हरिंदर सिक्का से बस एक ही गुजारिश की मेरा असली नाम मत लिखना, मेरी पहचान मत बताना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे परिवार पे कोई खतरा आए, क्योंकि समायरा खान का असल नाम समायरा नहीं, कुछ और था। अप्रैल 2018 में यह गुमनाम नायिका, भारत की यह महान जासूस इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कभी सरकार से कोई अवार्ड नहीं लिया,
कभी कैमरे के सामने आकर दुनिया से यह नहीं कहा कि देखो, मैंने आईएनएस विक्रांत को बचाया था। वो आई, उसने अपने देश के लिए अपना सबसे बड़ा फर्ज निभाया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और फिर हमेशा के लिए खामोशी से उसी अंधेरे में वापस लौट गई। यह थी उस भारत की बेटी की कहानी जिसका नाम तो नकली था, लेकिन जिसका बलिदान और जिसकी वफादारी बिल्कुल असली थी। दोस्तों, अगर भारत के इस बेटी की सच्ची कहानी पसंद आया तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।